कभी सोचा है कि क्या कोई कंपनी मतलब एक बिजनेस पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इतिहास की एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी की जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी और उसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो सवाल यही है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे चंद व्यापारियों का एक ग्रुप देखते ही देखते शासक बन बैठा? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसी चीज से जिसकी कीमत उस समय यूरोप में सोने जैसी थी, और वो थे मसाले। जी हाँ, मसाले। खाने को बचाने के लिए, दवा बनाने के लिए और हाँ, अपनी अमीरी दिखाने के लिए। और इन्हीं मसालों के लिए एक ऐसी रेस शुरू हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। देखिए, कहानी शुरू होती है 1453 में, जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इससे हुआ ये कि भारत तक आने के जो पुराने जमीनी रास्ते थे ना, वो बंद हो गए और अचानक यूरोप की पहुंच भारत के कीमती मसालों और कपड़ों से मानो कट सी गई। बस फिर क्या था, एक नई होड़ शुरू हो गई, समुद्र के रास्ते भारत खोजने की। और इस रेस में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी सब कूद पड़े। तो ये बात साफ समझनी होगी, शुरू में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा जमीन पर कब्जा करना तो बिल्कुल भी नहीं था। उनके दिमाग में ये था ही नहीं। वो अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स की तरह यहां सिर्फ एक मकसद से आए थे, ट्रेड करना और पैसा कमाना। बस साम्राज्य बनाना वो तो दूर दूर तक उनके एजेंडे में नहीं था। लेकिन फिर कुछ तो बदला। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी का जो मिशन था वो व्यापार से घूमकर सीधे शासन की तरफ मुड़ गया। तो आइए देखते हैं कि यह जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे। कंपनी का मकसद बहुत तेजी से बदला। सोचिए जरा, 1600 के दशक में वो सिर्फ ट्रेड करने की इजाजत और ट्रेडिंग पोस्ट, जिन्हें वो कारखाने कहते थे, उस पर फोकस कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 100 साल के अंदर 1700 के मध्य तक गोल पूरी तरह बदल चुका था। अब बात सिर्फ मुनाफे की नहीं थी। अब वो अपने यूरोपीय दुश्मनों को खत्म करना चाहते थे, जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और टैक्स वसूलने के लिए अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी बनाना चाहते थे। अब देखिए, भारत के ट्रेड पर अगर कब्जा करना था तो रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे फ्रांसीसी। तो कंपनी का पहला काम था उन्हें रास्ते से हटाना। और ये लड़ाई लड़ी गई कर्नाटक युद्धों में। कमाल की बात यह है कि ये असल में भारतीय जमीन पर लड़ा गया एक यूरोपीय युद्ध था। और जब 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजों को एक तरफा जीत मिली, तो भारत में फ्रांसीसियों का सपना लगभग खत्म ही हो गया। तो फ्रांसीसियों के रास्ते से हटने के बाद कंपनी ने अपनी नजरें गड़ाईं भारत के सबसे अमीर सूबे पर। और ये वो मोड़ था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। बंगाल उस समय भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस था, दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक। आप अंदाजा लगाइए, यहां इतनी दौलत थी कि उससे एक विशाल सेना खड़ी की जा सकती थी और पूरे भारत को जीतने का खर्चा उठाया जा सकता था। तो जाहिर है, कंपनी के लिए बंगाल पर कब्जा करना सबसे जरूरी था। लेकिन प्लासी की लड़ाई असल में एक लड़ाई से कहीं ज्यादा एक सोची समझी कॉरपोरेट साजिश थी। देखिए कैसे। पहले कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को उकसाया। फिर उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। और जब लड़ाई का दिन आया तो मीर जाफर की पूरी सेना बस खड़ी रही। उसने लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये जीत तलवार की नहीं, बल्कि धोखे और रिश्वत की थी। और ये बात बिल्कुल सही है। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक डील थी, एक सौदा था, जिसने एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी को भारत में एक राजनीतिक शक्ति बना दिया और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। प्लासी के बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में कंपनी को एक असली सैन्य जीत मिली और इस जीत का इनाम बहुत बड़ा था। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अब दीवानी का मतलब क्या है? इसका मतलब था इन विशाल और अमीर प्रांतों से टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। मतलब बंगाल की पूरी दौलत अब ऑफिशियल तौर पर कंपनी की हो चुकी थी। अब सोचिए, बंगाल का पैसा हाथ में था और इसी पैसे से लैस होकर कंपनी ने एक नया अभियान शुरू किया, भारत की बची खुची ताकतों को एक एक करके खत्म करने का। कंपनी ने एक चेकलिस्ट बनाई और एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म किया। पहले उन्होंने दक्षिण में मैसूर के शक्तिशाली साम्राज्य को 4 लंबी लड़ाइयों में उलझाया, जो आखिर में टीपू सुल्तान की मौत के साथ खत्म हुई। इसके बाद उनका निशाना बने मराठा। कंपनी ने उनकी आपसी फूट का खूब फायदा उठाया और उन्हें भी 3 युद्धों में हरा दिया।
लेकिन ये मानना कि कंपनी सिर्फ लड़ाइयों के दम पर जीती गलत होगा। सच तो ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कूटनीतिक चालाकी थी, और उनका सबसे खतरनाक हथियार अक्सर एक कागज का टुकड़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो अब आता है कंपनी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। देखिए, ये एक तरह का प्रोटेक्शन ऑफर था। कंपनी भारतीय राजाओं से कहती, फिक्र मत कीजिए, हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसकी कीमत थी आज़ादी। राजाओं को ब्रिटिश सेना के रख रखाव का पूरा खर्चा उठाना पड़ता था, अपने ही दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाना पड़ता था, और अपनी फॉरेन पॉलिसी, मतलब किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी, ये सब भूल जाना पड़ता था। और नतीजा, बिना एक भी गोली चलाए पूरा का पूरा राज्य कंपनी के कंट्रोल में आ जाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंपनी ये सब कर कैसे पाई? क्या राज थे उनकी सफलता के पीछे, जिसने इतिहास के इस सबसे बड़े कॉर्पोरेट टेकओवर को मुमकिन बना दिया? असल में ये सफलता कई चीजों का एक खतरनाक मिक्सचर थी। एक तरफ उनकी बेहतर मिलिट्री ट्रेनिंग और नेवी की ताकत थी, दूसरी तरफ बंगाल की बेशुमार दौलत थी, जिससे उनके सारे युद्धों का खर्चा निकल रहा था। और इन सबसे ऊपर थी उनकी कूटनीतिक चाल। उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का पूरा फायदा उठाया और सब्सिडरी अलायंस जैसे हथियारों से उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। और अंत में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, क्या ये सब एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था, या ये बस एक कंपनी थी जो मौके का फायदा उठाती गई और इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दुस्साहसी कॉर्पोरेट टेकओवर कर गई? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।